चैनल पे। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी की क्लास 12th हिस्ट्री की फिल्टर सीरीज, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री पढ़ने में बोर लगती है, उनको हिस्ट्री समझ में नहीं आती है। तो मैं ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वे में, आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, और ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको अपने बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं और जिनका भी बेटा पेपर हिस्ट्री का है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचा देना। जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो, और जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इस लेक्चर को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चैप्टर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो बेटा चैप्टर का नाम आपको चल गया पता कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां हैं, और इसका संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता से है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है बेटा, तो देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। आज से लगभग 150 से 200 साल पहले जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, तो उन्होंने जमीन के रास्ते भारत से मसाले वगैरह, रेशम वगैरह और कॉटन वगैरह को भारत से पश्चिम की ओर ले जाने के लिए सोचा। तो वो लोग लेके आए रेल। ठीक है, 1853 में उन्होंने भारत में रेल चलाई। और जब वो रेल की जब पटरी बिछा रहे थे, तो आज जो आपका पाकिस्तान है, पहले वो भारत का भाग था, और पंजाब के कुछ हिस्से हमारे पास हैं और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये आपके पंजाब में है, और जो पंजाब का रीजन है ये आपका पंजाब का रीजन कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। तो जब रेलवे इंजीनियर जब पटरी बिछा रहे थे, तो पटरी बिछाते समय उन्हें कुछ अवशेष मिले खुदाई के दौरान, और इन अवशेष का संबंध किससे था? हड़प्पा सभ्यता से थे, हड़प्पा सभ्यता से था। और ध्यान रखना 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और ये जो आपका हड़प्पा स्थल है ये कहाँ है? पंजाब प्रांत के अंदर है, और आपका ये पंजाब प्रांत आज कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। तो चलो चलते हैं, इंट्रो आपका हो चुका है। तो आपको सामने सबसे पहले दिख रही है आपकी स्क्रीन पे ये इमेज, ये है आपकी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त की गई मोहर। और ये जो बेटा मोहर है, ये मोहर आपकी बनी है सेल खड़ी से। और सेल खड़ी क्या है? एक पत्थर है, और ये पत्थर काफी मुलायम होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मोहर के ऊपर क्या है? एक सींग वाला एक जानवर है, और ऊपर लिपि है। ये जो बेटा लिपि है, ये भाषा है किन लोगों की? हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों की। आज भी वैज्ञानिकों के लिए हड़प्पा सभ्यता एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि को डिकोड नहीं कर पाए, लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए। हमें नहीं पता ये भाषा कौन सी है, क्या लिखा हुआ है। जिस दिन हम इस भाषा को डिकोड कर लेंगे, इस भाषा को समझ लेंगे, इसका मतलब निकाल लेंगे, तो क्या पता हमारी हड़प्पा सभ्यता ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो। लेकिन फिलहाल तो हड़प्पा सभ्यता दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो चुकी है। अब हम उनके अवशेषों पर अध्ययन करके हड़प्पा सभ्यता पर क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। आज भी इस पर रिसर्च जारी है। तो आज हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम किन किन चीज़ों से जान सकते हैं। तो देखो खुदाई के दौरान हमें जो चीज़ें मिली हैं, वह हमें क्या मिला? उनका आवास स्थान, कि वो लोग कहाँ रहते थे। मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, खासकर पकी मिट्टी से। आभूषण, कि उस टाइम पे औरतें कैसे आभूषण पहनते थे, पुरुष कैसे आभूषण पहनते थे। औजार, वो लोग अपने काम को करने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करते थे। और मोहरें, कि वो कैसे मोहरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और ये सभी आपके क्या है बेटा? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। इन्हीं सबूतों के आधार पर और इन्हीं ये जो अवशेष मिले इनके आधार पर हमने क्या किया है? हड़प्पा सभ्यता की कहानी को रचा है। और आज भी हमें खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ मिलता रहता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का इतिहास सीमित नहीं है, इसमें कहीं भी बदलाव आ सकता है। तो आपके सिलेबस में जो है हम चलते हैं उसके हिसाब से बेटा अब। ठीक है, तो ये जो ब्लू बॉक्स देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है ऊपर शर्तें, स्थान और समय, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता बोलो इसे आप, या हड़प्पा सभ्यता बोलो। ठीक है, देखो बेटा हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज हड़प्पा से जो स्थल है आपका वो सिंधु घाटी नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? सिंधु घाटी नदी के किनारे पर। ठीक है, बहुत से लोगों को इतिहास में ये नहीं पता होता है कि ईशा पूर्व किसे कहते हैं और ईसवी किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी लाइन बना के समझा देता हूँ अभी कि हड़प्पा की ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईसवी किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, ये जो लाइन दिख रही है आपके आगे, बस आप इसको देखते रहें। ये हमने माना बीच में, आपने जब छोटे थे तो आपने पढ़ी थी नंबर लाइन, ये होता है जीरो। हमने माना है कि जीरो से
एक सेंचुरी के बीच में किसका, ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, ईसा मसीह का। तो जितनी भी चीजें ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई हैं, क्या हुई हैं, जितनी भी चीजें ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई है उसको हम बोलते हैं ईशा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईशा पूर्व। और जितनी भी चीजें ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई है उसको हम बोलते हैं ईशवी। क्या बोलते हैं बेटा, ईशवी। तो आज हम जहाँ खड़े हैं, आज हम खड़े हैं 2026 में। कहाँ खड़े हैं, 2026 में हम खड़े हैं आज। आज हम खड़े हैं 2026 में। 2026 क्या है हमारा, एडी। क्या है हमारा, एडी। एडी बोले तो एन्नो डोमिनी। क्या, एन्नो डोमिनी। और इसका जो मीनिंग होता है एन्नो डोमिनी का, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी। कहाँ, ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी। और हड़प्पा जो सभ्यता है बेटा, इसका कुल समय काल बहुत ही बड़ा है। इसका जो कुल समय काल है वो 6000 ईसा पूर्व, कितना, 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले, किसा, ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। यानी 6000 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले, और आज के 2026, यानी अगर आज से हम काउंट करें तो 8026 साल पहले, कितना, 8026 साल पहले क्या, आपकी हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। तो हमने हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमने इसके काल को डिवाइड किया बेटा 3 पार्ट्स में। किसमें किया है, डिवाइड 3 पार्ट में। पहला जो पार्ट है बेटा, पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक चरण। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रारंभिक चरण। इसको हम कृषि संस्कृति बोलते हैं, जिसमें आरंभ में लोग कृषि वगैरह करते हैं, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है बेटा वो है आपका 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। कब तक, 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रारंभिक हड़प्पा। और इसके बाद आता है बेटा इस सभ्यता का शहरी चरण। क्या आता है, शहरी चरण, जो कि दूसरा पार्ट है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परिपक्व हड़प्पा। क्या बोलते हैं, परिपक्व हड़प्पा। और जो इसकी टाइम पीरियड है इसका वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। कितना है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और जो इसका तीसरा टाइम पीरियड है, काल है, जिसको हम बोलते हैं सभ्यता का पतन। क्या बोलते हैं, सभ्यता का पतन। वो हम मानते हैं 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। और इसी पतन के काल को हम क्या बोलते हैं, उत्तर हड़प्पा। क्या बोलते हैं, उत्तर हड़प्पा। ये जो स्लाइड दिख रही है बेटा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर में एमसीक्यू ना जाने कितनी बार फंसा है, न जाने कितनी बार फंसा है। आप जानते हैं कि हमें हड़प्पा स्थल से क्या क्या चीजें मिली है। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, ये हैं आपके मन के, क्या है आपके, ये मन के। ये हमें मिली है बाट, और ये हमें क्या मिली है, ये हमें मिली है फलक। क्या मिली है हमें, फलक, ठीक है। ईंटें जो थी बेटा हड़प्पा स्थल से हमें पक्की भी मिली है और कच्ची भी मिली है। हमें मोहरे मिली हैं, हमें बाट मिले हैं, हमें मोती मिले हैं, हमें तांबे मिले हैं, हमें कांसे की वस्तुएं मिले हैं। और इसके अलावा हमें टेराकोटे वस्तुएं भी मिली हैं। और ये वस्तुएं केवल हमें भारत के अंदर नहीं, भारत के आसपास वाले इलाके जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों में भी हमें मिली है। भारत के अंदर जिन स्थानों से हमें चीजें मिली हैं उन राज्यों के नाम क्या है, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग है, और गुजरात और महाराष्ट्र। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि उन राज्यों के नाम बताएं जहां से हमें क्या मिला है, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं या अवशेष मिले हैं, तो जम्मू है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो आप मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये मैप, ये आ रही है आपकी झीलम रिवर, ये आपका चेनाब रिवर, ये आपकी रावी रिवर, ये आपका सतलुज रिवर, और ये रिवर जाके मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में। क्या इसमें, सिंधु नदी में। और ये सिंधु नदी यहाँ से बहती हुई कहाँ गिरती, सीधा अरब सागर में। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और देखेंगे आप कि इसी रिवर के आसपास, इसी रिवर के आसपास लोगों ने क्या किया है, सेटलमेंट। लोगों ने क्या किया है, सेटलमेंट। ठीक है, देखिए हड़प्पा स्थल, देखिए ये जो हड़प्पा स्थल है आपका पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में है। ठीक है, ये रहा आपका मोहनजोदड़ो, ये रहा आपका बालाकोट, ये आपका चंद्रदुर्ग, ये आपका कोटदीजी, ये गंवेरीकाल, ये कालीबंगन, ये बनावली, राखीगढ़ी, मिठाथल, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल। तो दोस्तों ये जितनी भी आपको जो स्थल दिख रहे हैं ब्लैक डॉट डॉट में, इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका 5 नंबर का मैप आता है बोर्ड एग्जाम में, और हर बार सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता से एक ना एक लोकेशन पूछ लेता है। तो ये मैप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह जन्म के बाद की कहानी।
और कई बार हम बीसी की जगह लिखते हैं बीसीई, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और बीपी का मतलब होता है बेटा हमारा बिफोर प्रेजेंट। क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो हड़प्पा की बस्तियां, ये जो आप ब्लू बॉक्स में देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब तक वैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा और पुरातत्वों के द्वारा अकेले हमारे भारत द्वीप उपमहाद्वीप पर हमने 2000 से अधिक, कितने? 2000 से अधिक स्थल हम खोज चुके हैं। और जो ज्यादा स्थल है बेटा हमारे, वो कहाँ है? सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच में। और जो 5 प्रमुख शहर की पहचान की गई है, वो है आपके राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गनवेरीवाल। क्या? और गनवेरीवाल। तो आरंभ देखो बेटा, आरंभ ऐसा माना जाता है कि जब आज से 8000 साल पहले और ईसा मसीह जन्म से 6000 साल पहले यहाँ पर कृषि संस्कृति रही। वो लोग रहा करते थे जो लोग खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है, और उनका जो मेन व्यवसाय ये था कृषि करना, पशुओं को पालना और शिल्पकारी करना। क्योंकि जब हमने खुदाई करी तो हमें यहाँ से अवशेष मिले, कृषि के भी अवशेष मिले, हमें पशुपालन के भी अवशेष मिले हैं, और हमें कलाकारी के भी इनके अवशेष मिले हैं। और आमतौर पर यहाँ जो बस्तियां बसी थी, वो बस्तियां कैसी थी बेटा? छोटी थी। कैसी थी? छोटी थी। और उनमें बड़े बड़े आकार की बिल्डिंग्स वगैरह ना के बराबर थी। ठीक है, लेकिन अब सात आज से पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार 7000 ईसा पूर्व के जो स्टार्टिंग में जो लोग कृषि समुदाय से थे, जो लोग क्या थे? कृषि समुदाय से थे, उनका संबंध किससे था? हड़प्पा सभ्यता से था। किससे था? हड़प्पा सभ्यता से। समय के साथ परिवर्तन होता गया और इंटरनल डेवलपमेंट होता गया, बोले तो आंतरिक विकास होता गया। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो बेटा, जो लिखा हुआ है क्या? निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके, निर्वाह का मतलब होता है जीवन को अपने गुजर बसर करना। क्या? जीवन को अपने गुजर बसर करना। अब हम ऊपर मैप देख चुके हैं कि भाई सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास लोगों ने क्या किया? बसना स्टार्ट किया, वहाँ पर खेती करना स्टार्ट किया, वहाँ पर पशुपालन करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, उनको बहुत सारे पेड़ पौधों की जानकारी थी, तो वो उन पेड़ पौधे से अपने उत्पाद प्राप्त करते थे। उनको वो जानवर भी पालते थे। ठीक है, और उन्हीं जानवर को खाते भी थे, उनमें मछली भी शामिल थी। ठीक है, और हमें खुदाई के दौरान अवशेष किसके मिले? हमें अनाज के दानों के अवशेष भी मिले हैं, बीज भी हमें मिले हैं। ठीक है, इसका और ध्यान रखो एक पॉइंट सबसे ज्यादा, कि जो लोग वनस्पति के ऊपर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पुरा वनस्पतिज्ञ। क्या बोलते हैं? पुरा वनस्पतिज्ञ। तो पुरा वनस्पतिज्ञ कौन होते हैं? जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है बेटा, और हमें हड़प्पा स्थल से क्या मिले हैं? अब वो देख लो, हमें हड़प्पा स्थल से मिला है गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। हमें बाजरे के दाने कहाँ से मिले? गुजरात से। ठीक है, और चावल हमको मिलता है बेटा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश से, कोल्डी हवा से। कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश से कोल्डी हवा से। तो कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि बताओ हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या मिला है? तो गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफेद चना मिला है और तिल मिला है। बाजरा हमें कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। चावल कहाँ से मिला है हमें? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा जिले से मिला है। कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा जिले से। ये तो होगी आपकी वेजिटेरियन चीज़ों के बारे में। अब आते हैं नॉन वेज के बारे में भाई, कि नॉन वेज क्या मिला है? तो हमें कुछ जानवर की हड्डियाँ मिली हैं, उनमें मवेशियाँ हैं, उनकी हड्डियाँ, भेड़ की हड्डियाँ हैं, बकरी की हड्डियाँ हैं, भैंस की हड्डियाँ हैं और सूअर की हड्डियाँ भी हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जो लोग मरे हुए जानवरों पर, किस पर? मरे हुए जानवरों पर रिसर्च करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पुरा प्राणी विज्ञानी। क्या बोलते हैं? पुरा प्राणी विज्ञानी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, वो जितनी भी डेड बॉडीज मिलती है हमें एंशियंट टाइम की, वो उस पर स्टडी करते हैं। वो ये पता लगाते हैं कि ये जो जानवर हैं, ये पालतू थे कि जंगली थे, इनको खाया गया था या ये बीमारी से मर गए थे। ठीक है बेटा, और मोस्टली सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी जानवर पाले गए थे, वो मोस्टली पालतू ही थे। ठीक है, कुछ जैसे एक जंगली प्रजाति जैसे वरा सुअर हो गया, हिरण और घड़ियाल, इनकी भी हमें हड्डियां मिली हैं। लेकिन अभी हमने ये कंफर्म नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोग इनका सेवन करते थे, शिकार करते थे, या दूसरे आखेटक समुदाय। आखेटक समुदाय वो लोग होते हैं जो लोग अपना जीवन शिकार कर कर जीते हैं, या उनसे ये लोग अपना मांस प्राप्त करते थे। और हमें यहाँ से मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। क्या मिली है? मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। अब देखते हैं बेटा कृषि प्रौद्योगिकी, कि वो लोग अपने कृषि को किस तरह बढ़ावा देते थे, और कृषि में कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या-क्या काम किए। तो देखो बेटा, सभ्यता कोई भी रहे, उसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या होता है? उसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हड़प्पा सभ्यता से हमें जो मोहरें मिली है, उन मोहरों पर हमें क्या मिली है? वृषभ। क्या मिली है? वृषभ। वृषभ होता है बैल, जो खेत को जोतने के काम आता है। क्या आता है? खेत को जोतने के काम आता है। तो जो इतिहासकार है, जो पुरातत्वविद हैं, वो ये मानते हैं
मोहर में बैल की छवि को देखकर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बैलों को पालते थे और उनका इस्तेमाल वो खेती में करते थे। क्या करते थे? खेतों को जोतने में करते थे। ठीक है? तो देखो इसके साथ हमें एविडेंस क्या मिला है? चोलिस्तान के कई स्थल मिले हैं और हरियाणा का एक स्थल है बनावली, वहां से हमें मिले हैं मिट्टी के बने हुए हल। क्या मिले हैं? मिट्टी के बने हुए हल। और राजस्थान के अंदर एक जगह है कालीबंगन। क्या जगह है? कालीबंगन। वहां से तो हमें जीते हुए खेत का प्रूफ मिलता है। क्या मिलता है? जीते हुए खेत का प्रूफ। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे और वो कृषि में बैल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है? और ये जो खेते हुए जोत है, ये जो जीते हुए खेत है, इसमें जो हल्की रेखाएं हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसका मतलब ये है कि एक साथ वो लोग दो अलग अलग टाइप की फसलें उगाते थे उस टाइम पर। ठीक है बेटा? और औजारों के माध्यम से उन्होंने ये पता लगाया है कि फसलों की कटाई के लिए वो किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे। लोहे का इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे या पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है? हड़प्पा जो स्थल है बेटा वो कौन से इलाके में आती है? मोस्टली आपकी अर्धशुष्क क्षेत्र में। किस में आती है? आपके अर्धशुष्क क्षेत्र में, जहाँ पर हमें मोस्टली क्या है, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। तो अफगानिस्तान में सोरदुगई नामक हड़प्पा स्थल से हमें क्या मिले? नहरों के अवशेष मिले हैं कि भाई अफगानिस्तान वाले एरिया में लोगों ने नहरें बनाई हुई थी अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए। लेकिन पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं था। ठीक है? प्राचीन नहरें क्या पता बहुत पहले बनाई गई हों, लेकिन समय के साथ उनमें गाद भर गई हों। ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि लोग कुओं से प्राप्त पानी से क्या करते होंगे? सिंचाई वगैरह करते होंगे। और इसके अलावा गुजरात में एक स्थल है धोलावीरा। कौन सा स्थल है? धोलावीरा। जहाँ से हमें किसका मिलता है संकेत? जलाशय का। जलाशय होता है ऐसा एक हम बनाते हैं कुंड टाइप का जिसमें पानी भरा होता है और जिसको समय पे हम कृषि के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। और ये देखिए ये आपकी धातु की औजारें हैं। देख रहे हैं आप? ये किस टाइप की औजारें हैं? ठीक है? अब देखो क्या बोला गया है कि पुरातत्व पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। तो देखो बेटा एंशियंट टाइम से आज तक हम एक स्टोन टूल यूज करते हैं आज भी अपने घरों में मोस्टली, जिसको आप लोग क्या कहते हो लोकल भाषा में? सिलबट्टा। क्या कहते हो? सिलबट्टा। हमारी मम्मियाँ उस सिलबट्टे पे मसाला पीसती है ना दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से खुदाई करने के दौरान हमें कुछ ऐसे स्टोन टूल्स मिले, पत्थरों के औजार मिले, सिलबट्टा हो गया और चक्की हो गई। आपने देखा होगा कि दो चक्की होती है गोल गोल सी, एक एक होती है नीचे, एक होती है ऊपर, और बीच में एक डंडी डाल के उसको घुमाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे आटा पिसता है। ऊपर से डालो तो साइड से आटा निकलता है ना? ये सब चीजें मिली। अच्छा, दूसरा क्या बोला गया? ये जो चक्कियां थी कठोर, कंकरीले, अग्निज, बलुआ पत्थर से बलुआ पत्थर से निर्मित थी बेटा। ठीक है? और इनका प्रयोग के संकेत हमें मिलते रहते हैं। तो दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ शामिल हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, आपको सिर्फ उनको ही पढ़ के जाना है। तो क्या बोला कि एक वो जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। दूसरे वे जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। दूसरे प्रकार के पत्थर को हमारे श्रमिक द्वारा क्या बोला गया? सालन पत्थर। क्या बोला गया? सालन पत्थर। और हमारे जो बावर्ची होते हैं बेटा उन्होंने इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल कहाँ पर किया? अपने रसोई घर में किया। और ये देखिए अर्नेस्टो मैके एक हुए हैं हमारे हिस्टोरियन इतिहासकार, उन्होंने लिखा है फर्दर एक्सपेंशन एट मोहनजोदड़ो। इनकी किताब है 1937 से। हमने ये चित्र लिया है वहां से कि देखिए ये सिलबट्टा है जिसपे मसाला पीसते हैं। ठीक है? और ये देखिए थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ साफ दिखेगा आपको। हाँ, और ये देखिए ये साइड देखिए, ये सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। ठीक है बेटा? चलो चलते हैं आगे। अब क्या बोला है? हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। ये तो बेटा एक रहस्य है जिसे आज तक वैज्ञानिक और स्कॉलर्स चाह रहे हैं सुलझाना। आज भी दुनिया की जितनी भी बेटा शहरें बसती हैं वो हड़प्पा संस्कृति की योजनाबद्ध शहरों के हिसाब से बसती हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो शहर बसाए गए उनको एकदम बिल्कुल तरीकों से बसाया गया, एकदम तरीकों से, जिसको आप बोलते हो ग्रिड सिस्टम। क्या बोलते हो? ग्रिड सिस्टम। ये मैं बना देता हूँ ग्रिड सिस्टम समझाने के लिए आपको। और इसी ग्रिड सिस्टम का आज भी यूज होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ठीक है? ये देखिए बस आप सिर्फ स्क्रीन में देखते रहिए। मान लो यहाँ पे कोई ए बंदा रह रहा है, यहाँ कोई बी बंदा रह रहा है, यहाँ कोई सी बंदे का मकान है, और इसी मकान से सटी हुई है घर से नालियाँ। और इन्हीं ये जो नालियाँ हैं, और मान लो ये मुख्य सड़क है। ये क्या है? ये मुख्य सड़क है। तो ये जितनी यहाँ ये एक यहाँ घर बना होगा इस साइड में, इस तरह इस साइड पे घर बना होगा, इस साइड से घर होगा। इन घर से निकलती हुई नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ जाके इन सड़क के किनारे पर बड़ी नाली होती थी। तो जितने भी ये हैं इन छोटी नल से सारा गंदा पानी यहाँ से होकर निकल जाता था। ठीक है?
तो अब देखो, तो ऐसा क्या बोला कि देखो हड़प्पा स्थल सबसे पुराना स्थल है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध स्थल वो क्या है आपका, मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। और चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो बस्ती थी उनको बांटा गया था दो भाग में। किसमें बांटा गया था बेटा? दो भाग में। एक था आपका दुर्ग। क्या था आपका? एक दुर्ग। ठीक है। दूसरा था आपका निचला शहर। क्या था? निचला निचला शहर। जो दुर्ग है आपका छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, और दूसरा जो निचला शहर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो अधिक बड़ा है लेकिन कहाँ बनाया गया है? नीचे बनाया गया है। यानी इसकी ऊंचाई काफी कम है। क्या है इसकी ऊंचाई? काफी कम। देख सकते हो आपकी पिक्चर में, इमेज में। ठीक है। और इसी नक्शे पे हमें रोमन लिपि के अक्षर अक्षर के अवशेष भी मिलते हैं। इसका मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग रोमन साम्राज्य के लोगों के साथ भी इन्हें कनेक्शन था। ये लोग ट्रेड व्यापार वगैरह करते थे उस टाइम पे। ठीक है। तो ये देखिए, अब आते हैं। तो बोला गया है कि दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। यानी जो दुर्ग छोटे हैं लेकिन ऊंचे हैं, वो ऊंचे क्यों हैं? बिकॉज इनकी जो संरचनाएं थी वो किससे बनी हुई थी? कच्चे ईंटों की चबूतरे पर बनी हुई थी। और दुर्ग को किससे घेरते थे हम? दीवार से घेरते थे, जिसका अर्थ है कि इससे निचले शहर से अलग किया जाता था। यानी हमने दुर्ग बनाया है किस पर? ऊंचाई पर, कम जगह पर। और इनको जो बनाया है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया है। और दुर्ग को हमने किससे घेर दिया है? दीवार से घेर दिया है। क्यों घेरा है? ताकि हम उसको निचले शहर से अलग कर सकें। और इसी तरह निचले शहरों को भी दीवार से घेरा गया था। और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो कि नींव का कार्य करते थे। और ऐसा मानते हैं कि उस टाइम पे कि अगर मान लो मजदूर है, अगर वो एक दिन में एक घनीय मीटर यानी 1 क्यूब मीटर अगर मिट्टी ढोता है, तो मात्र सिर्फ सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के आधार को बनाने में हमें 40 लाख श्रम, कितने? 40 लाख श्रमों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लगा लो अंदाजा कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, और उसमें डेवलपमेंट विकास समय के साथ कब तक चलता रहा होगा। ठीक है बेटा। और देखो सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बने हैं वो बहुत ही वेल डिजाइन तरीके से, वेल प्लान तरीके से उनको बनाया गया है। ठीक है। बिल्कुल एकदम प्रॉपर ग्रिड सिस्टम में है। ठीक है बेटा। और देखो, मैंने अंडरलाइन किया कि नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हैं। कि वहाँ जो सिटी बसाई गई है ईंटों से बनी है, और ईंटों को धूप में भी सुखाया गया हो। क्या पता धूप में सुखाया गया हो, क्या पता भट्टी में उनको पकाकर बनाई गई हो। और लेकिन ईंट का जो अनुपात है बेटा वो फिक्स है। क्या अनुपात? ईंट का फिक्स है। मैं आपको अनुपात बता देता हूँ, इसमें तो लिखा नहीं है। एक तो है 1:2, 1:2 और 3, 1:2:3। और एक है 1:2 और 4। इस ये जो है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। क्योंकि आप ईंट देखते हो, ईंट की जो आकार होता है कैसा होता है? क्यूबॉइड। कैसा होता है? क्यूबॉइड। ठीक है। अब देखते हैं नालों का निर्माण। तो क्या बोला गया है कि हड़प्पा शहरों की जो सबसे खास बात थी वो क्या थी? इनका नियोजित जल निकास प्रणाली। आज हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही समस्या है कि हल्की सी बारिश होती है तो नाले सारे भर के रोड पे आ जाते हैं, पूरी रोड डूब जाती है। लेकिन अगर आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ोगे तो आप समझोगे कि हड़प्पा सभ्यता में पानी की निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी उन लोगों ने, कि हर घर से छोटी नाली निकलती थी। उस छोटी नाली में घर से निकलने वाला जितना गंदा पानी था वो मुख्य सड़क पर जाकर एक बड़े जाके नाले में गिरती थी। और कमाल की बात क्या है कि इन नालों को ढक्कनों से ढका जाता था, ताकि कोई भी ठोस पदार्थ उसमें ना गिरे, और समय समय पर उन नालों की सफाई भी होती थी। ठीक है बेटा। ये हमें चला पता है इनके बारे में। दुर्ग के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है बेटा। लेकिन कुछ जानकारी जान लो कि जो धोलावीरा है और लोथल, ये दोनों गुजरात के स्थल हैं। ठीक है। और ये जो धोलावीरा और जो लोथल है, इसको क्या किया गया था? किलेबंद। क्या किया गया था? किलेबंद। ध्यान रखना बेटा, किलेबंद हमेशा उन चीजों को किया जाता है जहां हमें लगता है कि आक्रमण का खतरा ज्यादा है। और आप देखोगे कि धोलावीरा और लोथल कहाँ पर है? अरेबियन सागर के तट पे गुजरात है, और गुजरात में क्या है? धोलावीरा और लोथल। ठीक है। अब आते हैं गृह स्थापत्य। क्या? गृह स्थापत्य। तो देखो बेटा, तो क्या बोला कि मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वो आपको देता है एग्जाम्पल किसका? आवासीय भवनों का, कि वहां लोग रहा करते होंगे। और सिंपल सी बात है, आप लोग घर बनाओगे तो भाई कमरे बनाओगे, आंगन बनाओगे। आप अपना घर 1 मंजिला बना रहे हो या 2 मंजिला बना रहे हो, इस हिसाब से बनाओगे। आप अपने मकान बनाओगे तो आप सीधी सी बात है भाई, उसमें रसोई भी बनाओगे, है ना, स्टोर रूम भी बनाओगे। सिंपल। आप अपने घर में खुद काम करते हो, आप अपनी मम्मियों को देख लो। अगर आपकी मम्मी खाली बैठी रहती है तो क्या करती है? कताई बुनाई करती रहती हैं, है ना।
इसी तरह भाई उन्होंने भी अपने मकान बनाए। आप अपने मकान बनाते हो तो क्या सोचते हो कि हम अपने फर्श को चिकना बनाए, है ना? चिकना बोलते प्लेन टाइप सरफेस होना चाहिए उसका। तो उस टाइम पे जो घर बने होते थे, उनके जो फर्श होते थे वो ईंटों के फर्श होते थे। किससे होते थे? ईंटों के फर्श। और देखिए सिंपल सी बात है, आज हम घर बनाते हैं तो बाथरूम बनाते हैं, उस टाइम पे भी लोग अपने घर में बाथरूम वगैरह बनाते थे। ठीक है? छतों पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाते थे, वो लोग भी छतों पे जाने के लिए क्या करते थे? सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे और सीढ़ियाँ बनाते थे। ये देखिए उनके घर का नक्शा है ये। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये घर का नक्शा है, ठीक है? और ये जो पर्पल बॉक्स देख रहे हो आप इधर, आइए, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। ये जो नाली वाला है मैंने बता दिया आपको, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है यहाँ से कि अर्नेस्ट मैकेवे, इनकी एक बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 की। ध्यान रखना 4-5 बुक्स के नाम आएंगे और 4-5 बुक के राइटर अलग-अलग हैं। तो आपको बुक का नाम याद होना चाहिए और राइटर का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। 20 तो आपके एमसीक्यू ही पूछता है, ठीक है? अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो वो क्वेश्चन बड़े ही प्यार से बना देगा। ध्यान रखना इस वीडियो को जो बच्चा देख रहा है, इस चैप्टर से बाहर कुछ नहीं पूछेगा भाई, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या जो कितनी है? लगभग 700 थी। कितनी थी? 700 थी। कुछ घरों में कुएं थे, कुछ घरों में कुएं नहीं थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर, दुर्ग क्षेत्र के बारे में। किसमें? दुर्ग क्षेत्र। तो देखो भाई, दुर्ग क्षेत्र में हमें क्या क्या मिला है मैंने पहले ही बता देता हूँ। मैंने पहली चीज अंडरलाइन कर रखी है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और ना मेरा टाइम वेस्ट हो। तो बेटा देखो, ये जो ब्लैक वाली जो आप ये जो देख रहे हो, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाँ ये दीक्षित द्वारा खोदी गई है, ठीक है? और यहाँ पे कुआं है, जिसे किसने खोजा है? जैनसन के द्वारा खोजा गया कुआं है इधर ये वाला, ठीक है? और ये देखो यहाँ पर ये महाविद्यालय है, इधर ये विशाल आंगन है और यहाँ पर ये व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई, यहाँ पर मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई है, ठीक है? ध्यान रखना, एक तो ये मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई, व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई, दीक्षित के द्वारा खोदी गई खाई। तो एक मार्शल हो गया, दूसरा व्हीलर हो गया और तीसरा दीक्षित हो गया। क्या हो गया? दीक्षित हो गया। और देखेंगे कि ये ध्यान रखो, ये पूरा जो दुर्ग क्षेत्र है, ये पूरे दुर्ग क्षेत्र का नक्शा है, ब्लूप्रिंट। और ये जो देख रहे हो जहाँ डॉट मारा है मैंने, ये है आपका विशाल स्नानघर। क्या आपका विशाल स्नानघर, यानी बोले तो एक तरह का बाथ टब है ये, बहुत बड़ा, जिसमें केवल किसी खास ओकेजन पर की डुबकी लगाई जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो पानी है वो कुओं से पानी आता था और डुबकी लगाने के बाद किसी खास और या किसी धार्मिक त्योहार पे फिर इस बाथ टब की सफाई होती थी, ठीक है? और इनमें सीढ़ियाँ थी 2 तरफ से, एक उत्तर से और एक दक्षिण से, और बाकी इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। क्या बने हुए थे? कमरे बने हुए थे। और इसको ये जो बनाया गया है, ये जो विशाल स्नानघर जो बनाया गया है, इसको पक्की ईंटों से बनाया गया है और इन पक्की ईंटों के बीच में तारकोल का इस्तेमाल किया गया है ताकि लीकेज ना हो। ठीक है बेटा? चलते हैं ऊपर नेक्स्ट की। अब है हमारा सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, कि भाई सामाजिक भिन्नताएं क्या थी। तो देखो, इतिहासकारों ने क्या किया है, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्या किया है? कंपेयर किया है। अब कंपेयर क्यों किया, अब मैं बताता हूँ आपको। मेसोपोटामिया की सभ्यता में आप लोग देखेंगे कि वहाँ के जो जितने भी राजा थे या जो भी राजसी परिवार से थे, उनकी डेड बॉडीज को एक ताबूत में बंद करके बहुत सारे सोने गहने के साथ उनको दफनाते थे। किसके अंदर? पिरामिड के अंदर। किसके अंदर? पिरामिड के अंदर। यानी वो ये बता रहे हैं कि देखो उस टाइम के राजा जो वहाँ रूल करते थे वो कितने अमीर थे। अब इतिहासकार ये सोच रहे हैं, क्या हड़प्पा बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी सेम होता था? क्या यहाँ के लोग भी इतने ही धनी थे? तो देखो, जब हमारे यहाँ की खुदाई करी तो हमें डेड बॉडीज के साथ ये सब चीज़ें तो नहीं मिली, इतना पैसा नहीं मिला, इतना धन दौलत नहीं मिला, ठीक है? हमें नहीं मिली सब इतनी चीज़ें। हाँ, कुछ जगह मिली हैं पर हर जगह नहीं मिली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सभ्यता थी और जो हमारी सामाजिक भिन्नता थी वो तो मेसोपोटामिक सभ्यता से भिन्न है, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है? हाँ, हमें मेहरगढ़ से एक कब्र प्राप्त हुई थी जिसमें एक डेड बॉडी थी, एक ह्यूमन बॉडी की, उसके साथ उसकी बकरी थी और कुछ खाने-पीने का सामान था। अब इससे हम क्या लगा सकते हैं अंदाज़ा, कि अगर किसी की डेड बॉडी को दफनाया गया है और उसके साथ एक पालतू जानवर को दफनाया गया है और कुछ खाना-पीना रखा गया है, इसका मतलब ये है कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये मानते थे कि भाई मृत्यु के पश्चात क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। इसलिए वो जब अपने डेड पर्सन्स को जब वो दफन करते थे तो उनके साथ रखते थे खाना, कि उनका ये मानना था कि मृत्यु के पश्चात जीवन है और जब इसको भूख लगेगी तो ये क्या करेगा? इसको खा लेगा। क्या करेगा? इसको खा लेगा। ठीक है? तो भाई अब आ जाओ, हमें क्या मिला है? हमें मिला है तांबे का दर्पण। ये जो इमेज देख रहे हो ये क्या है? दर्पण है, शीशा, जिसमें फेस देखते हैं।
ये देखो आज से कितने हजार साल पुराना है। ठीक है। और कुछ कब्रों में हमें क्या मिले, मृदभांड, पकी हुई मिट्टी के अवशेष मिले हैं, आभूषण मिले हैं। ठीक है। तो जिसके अनुसार ये माना जाता है कि हाँ भाई, मृत्यु के पश्चात इन वस्तुओं का वो लोग उपयोग करते होंगे। ठीक है। और 1980 के दशक में जब हड़प्पा में कब्रिस्तान जब खुदाई की गई, तो हमें वहां से क्या मिला, एक पुरुष की खोपड़ी मिली। और उसकी खोपड़ी के समय क्या मिली, शंख मिले, 3 छल्ले मिले, जैस्पर मिला। जैस्पर का एक उपरतन है, ठीक है, मन के। और हमें सैकड़ों संख्या में क्या मिले, सूक्ष्म मन के मिले, और उसका एक आभूषण मिला। कहीं कहीं पर हमें क्या मिले, डेड बॉडीज के साथ तांबे का दर्पण मिला। ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में इतना बिलीव नहीं करते थे। ठीक है। अब देखते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। क्या विलासिता, विलासिता की वस्तुओं की खोज आपका ये बेटा टॉपिक है। तो देखो, ये जो आप देख रहे हो, फ्योन्स से बना एक पात्र। इस फ्योन्स का डिस्क्रिप्शन मतलब जो डिटेल्ड है, वो 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी है और आपकी इसमें भी है। तो देखो बेटा, फियांस क्या है आपका, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। फ्योन्स क्या है, रेत, घिसी हुई रेत, बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से एक हमने पका हुआ पदार्थ बनाया, इसी को हमने क्या बोला है, फ्योन्स। क्या बनाया है, फ्योन्स। और ऐसा ये काफी कीमती है और इसे बनाना बहुत ही कठिन है। क्या, ऐसे बहुत ही बनाना कठिन है। तो क्या बोला गया है कि पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से हम बना सकते हैं। इनमें चक्कियां थी, मृदभांड, सुइयां, झावा, ये सब शामिल थी। ठीक है बेटा। और ये जो आपको सामान्य मेनरी कहाँ मिलेंगी, बस्तियों के आसपास बड़े प्यार से मिल जाएगी। ध्यान रखना। हाँ, और जो चीजें दुर्लभ हैं और महंगी हैं, क्या है, जो चीजें दुर्लभ हैं और महंगी है, वो लोग उनको काफी इंपॉर्टेंस देते थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखो, संचय शब्द का मतलब क्या होता है। संचय शब्द का मतलब होता है इकट्ठा करना, संभाल कर रखना। क्या करना, संभाल कर रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, हमारे घर में हमारे मेनली पैसा कौन कमाते हैं, हमारे पापा लोग कमाते हैं। और अब मान लो हमारे पापा लोग हमारी मम्मी को देते हैं ना पैसे कि आज सब्जी ले आना, तो हमारी मम्मी क्या करती है, 5-10 रुपए करके बचाती है महीने का। तो वो क्या करती है, वो उस पैसे को संचय कर रही होती है। जब घर में बुरा वक्त आता है तो क्या करते हैं, वही संचय किया हुआ पैसा काम आता है ना। इसी तरह सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता में लोग संचय करते थे। क्या करते थे, संचय। लेकिन वो संचय किसका करेंगे, आभूषणों का करेंगे और कीमती वस्तुओं का संचय करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब चलो देखते हैं। तो क्या बोला है कि हम, यदि हम ऐसी वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। यानी जो भी महंगे पदार्थ से बनी चीजें हैं, वो आपको मुख्य रूप से कहाँ मिल रही है, मोहनजोदड़ो में मिल रही है और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिल रही है। छोटी बस्तियों में तो आपको मुश्किल से ही मिलेगी बेटा। कुछ सीधी सी बात है भाई, लैम्बोर्गिनी आपको कॉलोनियों में नहीं मिलेगी, झुग्गी झोपड़ियों में नहीं मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी, अमीरों के घर में मिलेगी। समझ रहे हो, उनका लेवल ही अलग होता है। इसी तरह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बहुत समृद्ध नगर थे। ठीक है। और वहाँ पर जो रहने वाले जो राजसी लोग थे, वो लोग महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो 10th में बेटा इस चैप्टर है और उसमें बताया गया बकायदा, क्या बताया गया है कि जो अमीर लोग थे वो सोने, चांदी और हाथी के दांत के पहनते थे गहने वगैरह, और जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो लोग पत्थरों के पहनते थे गहने। ठीक है बेटा। और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से तो हमें बिल्कुल ही नहीं मिला। सोना दुर्लभ था उस टाइम पे, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता था। जैसे आज सोना कीमती है ना, आज देखो आप सोने के रेट कितने चढ़ रहे हैं। उस टाइम भी लोग सोने के आभूषण पहनते थे और उनको इकट्ठा करके रखते थे। अब देखते हैं बेटा शिल्प उद्यान के विषय में जानकारी। कि देखो बेटा, समय के साथ हर जगह कुछ ना कुछ डेवलप होता है। ठीक है। आज हमारे जैसे घरों में मम्मियाँ हैं, ऊन से क्या करती हैं, स्वेटर बुन देती हैं, है ना, आपकी टोपी बना देती है, दस्ताने वगैरह बना देती है। उस टाइम पे सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या शिल्प उत्पादन में उनकी क्या भूमिका रही है और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखो बेटा, जो शिल्प कार्यों में क्या है, मन के बनाना। मन के पता ना क्या होते हैं, जो बाबा जी लोगों के पास होता है, ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं। ठीक है। शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर का निर्माण करना, बाट बनाना, ये सब शिल्प कार्यों में था। ठीक है बेटा। दो साइट है, एक है आपका चंद्रजोड़ो और एक है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर का है बेटा, और जो चंद्रजोड़ो कितने का है, 7 हेक्टेयर का। कितने का है, 7 हेक्टेयर का है। और दोनों ही नगरों में क्या था, आपके शिल्प कार्य होता था। तो क्या बोला गया, जो मनके हैं, मनके के निर्माण में देखो अब क्या क्या चीज इस्तेमाल हो रही है। कार्निलियन, कार्निलियन क्या, आपका एक सुंदर लाल रंग का पदार्थ है। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स और सेल खड़ी, ये सब पत्थर हैं। ठीक है। तांबा, कांसा और सोने जैसी धातु का इस्तेमाल हो रहा है। शंख, फ्योन्स और पकी मिट्टी, इनका प्रयोग हम क्या 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 कर रहे हैं बनाने में, मन के बनाने में
करते हैं, ठीक है। और मनकों को बेटा बनाने के लिए 2 या 3 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाते थे, ताकि अच्छा लगे। देखो ये आप इमेज देखो नीचे, ये देखो ये है मनके। आज भी आप लोग मनके वगैरह लेते देखते हो ना, कुछ छोटे गोले होते हैं, कुछ लंबे गोले होते हैं, कुछ बड़े टाइप के होते हैं ना, चपटे टाइप के। और ये औजार है देखो, जैसे जस्ट लाइक ओखली लग रहा है, जैसे आपके घर में है ना ओखली पीसने वाला, देखो ये लोहे का लग रहा है डिट्टो। तो देखो ये बताया गया है यहाँ पर कि सेल खड़ी जो क्या है, सेल खड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर है जिस पर आप आसानी से क्या कर सकते हो, कुछ भी कार्य कर सकते हो। और क्या, कुछ मन के सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मन के बनाए जा सकते थे। ये देखिए, ये आप देखिए, पहले पेंटिंग में बताता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। ये है मृदभांड, ये पकी हुई मिट्टी के बने हुए हैं, और आप देखो इस पे किस प्रकार से कलाकारी की, देखो डिजाइन देख रहे हो, ये ट्रायंगल टाइप की डिजाइन है, ये लाइन इस तरह है, फिर इस पर डिजाइन किया गया इस तरह ट्रायंगल का, ये देखिए, है ना। ये देखो डिजाइन, कि उस टाइम के लोग भी किस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तनों पर डिजाइन वगैरह करते थे। जैसे आज आप लोग जाते हो मार्केट में तो कहते हो ना कि भैया ये पिंक कलर में दो, लाइट कलर में दो, ऐसा डिजाइन होना चाहिए। उस टाइम भी लोगों को शौक था, ठीक है। तो देखो, तो क्या बोला है, जो पुरातत्वविद थे, जो पुराने चीजों के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। कि कालीन का जो जो कालीन पत्थर है लाल रंग का, और जो पीले रंग के जो कच्चे माल हैं, इन सबको मनके बनाने के लिए आग में पकाकर इनका इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकार में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से उन सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही प्रक्रियाएं पूरी होती थी। चनहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के कुछ उपकरण मिले हैं, ठीक है। नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है। तो ध्यान रखना, जितनी भी स्थल हैं, इस पीडीएफ में आपके पास जिन बच्चों को एनसीईआरटी बुक है, उनको तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा मैं, और आपको उसमें पीडीएफ भेज दूंगा। क्योंकि हर साल यहाँ से 1 नंबर में एमसीक्यू फंसता है, ठीक है। और मैप वाला क्वेश्चन भी यहाँ से फंसता ही फंसता है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। उत्पादन केंद्रों की पहचान, कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर उत्पादन केंद्र की हमें पहचान करनी है। तो देखें, अब चलो भाई, तो अब मान लो आप इतिहासकार हो, अगर आप कैसे पहचान करोगे, सबसे पहले आप अवशेष ढूंढोगे ना, कि किस स्थान से अवशेष किस चीज की ज्यादा मिल रही है, एविडेंस के बेस पे तो बेटा बताओगे ना। तो परस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। इतिहासकार पहले इसको ढूंढते थे, क्योंकि इससे उनको क्या मिलता है, सुराग। क्या मिलता है, सुराग, ठीक है। कई बार तो उनको कूड़े करकट से सुराग मिल जाते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मान लो कोई काम कर रहे हैं, आप कोई चीज लेके आए, बहुत अच्छी चीज लेके आए, और वो आपके हाथ से गिर गई और वो टूट गई, आप क्या करोगे, उसको कूड़े में फेंक देते हो। फिर जब कूड़ा बीनने वाला आता है, तो वो क्या करता है, उसमें से अपने काम की चीज ढूंढता है ना, कि देखता है क्या मैं इससे क्या जानकारी निकाल सकता हूँ। इसी तरह, तो उस टाइम पे शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, और इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। तो कभी कभी जैसे बहुत बड़े टुकड़े टूट गए, तो उसके छोटे आकार की हमने क्या बना ली बेटा, वस्तुएं। क्या बना ली उसकी हमने, वस्तुएं बना ली। लेकिन अब जो छोटे टुकड़े हैं, हमने क्या किया, उन्हीं कार्यस्थल पर उनको वहीं छोड़ दिया। अब ये टुकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि भाई साहब, वो विशिष्ट केंद्र था, यानी वहाँ फैक्ट्री थी। वो क्या थी, एक आपकी फैक्ट्री साइट थी, वहां पर उत्पादन होता था उन सब चीजों का, ठीक है। ये देखिए आपके तांबे के बर्तन है, आपके तांबे और कांसे के बर्तन, ठीक है। अब देखो बेटा, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। अब तो देखो बेटा कि माल प्राप्त कैसे करते थे। देखो, दुर्ग क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनका संबंध था भाई राजसी घराने से। किससे था, राजसी घराने से। तो भैया वो लोग तो जाएंगे नहीं, वो लोग भेजते हैं किसको, कॉमन पीपल्स को। किसको भेजते हैं, कॉमन पीपल्स को। दूर दूर से क्या लेके आए वो लोग, सामान लेके आए। क्या लेके आए, सामान लेके आए, ठीक है। तो भैया जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, धातु जलोढ़क मैदान से, ये सब मंगाने पड़ते थे। और बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के संकेत मिले हैं हमें, ठीक है। यानी अब बैलगाड़ी के खिलौने मिल रहे हैं, इसका मतलब कि उस टाइम पे बैलगाड़ी यूज होती थी, और बैलगाड़ी इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है कि लोगों का क्या था, परिवहन का महत्वपूर्ण साधन था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो क्या था, एक बहुत अच्छा साधन था। और इसके अलावा वो लोग केवल जमीन के रास्ते ही नहीं ट्रेड करते थे, वो लोग नदियों के रास्ते भी ट्रेड करते थे। आज जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें कुछ मोहरें मिली है, जिनमें क्या है, नाव बना हुआ है, नाव के चित्र छपे हुए हैं।
ठीक है, आगे देखें क्या बोला गया है कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। अब ये जो लाइन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो अब देखो क्या बोला गया है कि हड़प्पा वासी भैया अपना शिल्प उत्पादन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है बेटा, मुझे कुछ भी चीज़ बनाना है अगर, तो मुझे उसका कच्चा माल चाहिए। अगर मुझे आज चिप्स बनाना है, मुझे क्या चाहिए? आलू चाहिए ना। आलू कच्चा माल है, आलू मुझे कहाँ से मिलेगा? किसानों से। करेक्ट। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में जो लोग मनके बना रहे हों, चाहे मिट्टी के बर्तन बना रहे हों, चाहे गहने बना रहे हों, कुछ भी बना रहे हों, उनको कच्चा माल चाहिए। करेक्ट। तो अब देखो क्या बोला गया है कि नागेश्वर और बालाकोट वो स्थान है जहां से हमें क्या मिलता है? शंख। क्या मिलता है हमें? शंख मिलता है। अफगानिस्तान में सोरतू गई है, जहां से हमें क्या मिलता है? नीले रंग के पत्थर मिल जाते हैं। लाजवद मणि जिसे बोलते हो आप, ठीक है। लोथल से हमें क्या मिलता है? कार्लिन। कार्लिन क्या है आपका? एक लाल रंग का पत्थर है। ये कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात के अंदर। कहाँ मिलेगा? गुजरात में भड़ोज। सेल खड़ी आपको मैंने बता दिया कि सेल खड़ी भी पत्थर है, लेकिन पत्थर कैसा है? मुलायम पत्थर है, जिसका इस्तेमाल मोहर बनाने के लिए होता था। और ये सेल खड़ी आपको कहाँ से मिलेगी? राजस्थान के दक्षिण इलाके से और उत्तरी गुजरात से मिलेगा। धातु हमें कहाँ से मिल रहा है? राजस्थान से मिल रहा है। ठीक है बेटा। और राजस्थान से हमें क्या मिल रहा है? तांबा मिल रहा है। और सोने के लिए हम कहाँ जाएंगे? कर्नाटक, दक्षिण भारत जाएंगे। ठीक है। और खेतड़ी क्षेत्र से हमें गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि हमें हमें यहाँ से क्या मिला? मृदभांड हड़प्पाई बाकी मृदभांड से अलग थे। ठीक है। और यहाँ पर जो तांबे की वस्तुएं थी, उनकी असाधारण संपदा मिली थी। और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बेचते थे? तांबा भेजते थे। और ये देखिए, ये आपका मैंने पहले सर्कल कर दिया है, मैं बता देता हूँ आपको। ये सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके स्थल है हड़प्पा, सुत्का गिंडोर, इधर लोथल। और ये शहर है सोख्त है, तूरान, अल्तिन, डेपे। और ये मेसोपोटामिक सभ्यता, ये उरुक, और ये यहाँ के नगर हैं। ठीक है। और ये अरब सागर है। तो देखो, यहाँ से जल के माध्यम से ये लोग क्या करते थे? ट्रेड। क्या करते थे? ट्रेड। इधर इनसे ट्रेड कर लेंगे, और यहाँ तो लैंड के माध्यम से इधर ट्रेड कर लेंगे ये लोग, व्यापार। ठीक है। तो मैप आप लोग अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है बेटा। अब देखो, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क का मतलब है कि कितने दूर दूर क्षेत्रों से इनका संपर्क है। तो देखो क्या बोला गया है कि जब इतिहासकारों ने खुदाई करी, उन्हें जब अवशेष मिले, तो अवशेषों से उन्होंने ये पता लगाया कि जो तांबा है, तांबा, ये तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता है। कहाँ से मिलता है? ओमान से। यानी तांबा सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से ला रहे हैं? ओमान से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? ओमान से। क्लियर। और कमाल की बात क्या है, समझो कि खुदाई के दौरान हमें जो सामान मिला, जो अवशेष मिले भाई साहब, उसमें तांबे के साथ साथ ना निकल के भी अंश मिले। क्या मिले? निकल के अंश मिले। ठीक है। अब समझो कि यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातुओं को ढालने, गलाने, पिघलाकर आकार देने की भी कला आती थी। ठीक है। और इन्हें एक हड़प्पाई मर्तबान मिला, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ठीक है। और ये कहाँ से मिला हमें? ओमान स्थलों से मिला है। और ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। ठीक है। हमें ये नहीं पता भाई इन मर्तबान में क्या रखा जाता होगा। ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है कि भाई सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ओमान के लोगों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। ये देखिए, ये मोहर है मेसोपोटामिया की। जिस देखिए, ये देखो, ये बैल है, ये क्या है? ये बैल। और ये इनके चित्र वगैरह बने हुए हैं। ठीक है। तो क्या बोला है? तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो कि आज ओमान है, इसका नाम लिया गया है। और क्यों लिया गया? बिकॉज यहाँ से क्या आता था? तांबा। क्या आता था? तांबा। जैसे अभी मैंने बताया पीछे आपको कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से तांबा लेते थे, मेसोपोटामिया के लोग भी ओमान से तांबा लेते थे। बस फर्क इतना है कि ओमान को मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या कहा जाता था? मगान। क्या कहा जाता था? मगान। ठीक है। अच्छा, और कमाल की बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थल से हमें जो सामान मिले हैं, तांबे के साथ वहां भी निकल मिला था। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्थलों में हमें जो क्या मिले? अवशेष मिले हैं तांबों के, उसमें भी क्या मिला? हमें निकल के अंश मिले। क्या मिले? निकल के अंश मिले। और इसके अलावा हमें क्या मिले? हड़प्पाई मोहरे मिली हैं, बाट मिला है, पासे मिले हैं, और मनके मिले। क्या मिले? मनके मिले हैं। और मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन से, जो कि बहरीन द्वीप के ऊपर है, मगान, मेहलुआ। अब देखो, ये मगान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है किसके लिए? ओमान के लिए। और मेलुआ शब्द का इस्तेमाल कर रहा है हड़प्पाई क्षेत्र के लिए। ठीक है। और क्या बोला? ये मेलुआ से जो प्राप्त उत्पाद है, जैसे कार्निलियन, मैंने बता दिया लाल रंग का पत्थर होता है, लाजवद मणि, तांबा, सोना, और अलग अलग प्रकार की लकड़ियां। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया तक ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो। क्या हो? हाजी पक्षी। और उसकी आवाज क्या हो? राजप्रसाद में सुनाई दे। तो
इतिहासकार मानते हैं कि वो जो हाजी पक्षी शायद मोर था, क्या था? मोर था। और ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, यानी सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो संपर्क था व्यापार के लिए, वो ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से जो संपर्क था, वो किसके माध्यम से था भाई? वो था आपके समुद्र के माध्यम से। क्यों? बिकॉज हमें क्या मिले हैं पता है? हमें मिले हैं मोहरों पर जहाजों के चित्र। ये देखिए, ये है नाव के चित्र वाली मोहर, देख रहे? ये है आपकी नाव। ये बना देता हूँ मैं, ये देख रहे हो? यानी उस टाइम के लोगों को नाव बनाने ज्ञान था और वो नाव से ट्रेड करते थे। ठीक है। और ये देखो, ये धोलावीर से प्राप्त हमें एक प्राचीन सूचना पट मिला है। अब ये क्या लिखा हुआ हमें नहीं पता, इतिहासकार आज को ढूंढ रहे हैं, उनको भी नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, किस सिंबल्स हैं। ठीक है बेटा, और ये देखिए, ये है आपकी मोहर और मुद्रांकन। ठीक है, कि मोहरों का इस्तेमाल कैसे होता था और मुद्रांकन वगैरह। अब सीधी सी बात है बेटा, देखो आज हम इंडिया में रह रहे हैं, आज आप कोई सामान लेने जाओगे तो क्या देते हो? आप एक नोट देते हो, यस और नो? करेक्ट। अब नोट देते हो तो उस पे क्या लिखा होता है? गवर्नर क्या कहता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ फलां रुपए अदा करने का, 10 रुपए अदा करने का, 50 रुपए अदा करने का, 100 रुपए अदा करने का, 500 रुपए अदा करने का। बिकॉज हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है और कोई शासन कर रहा है। उसी टाइम पे सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या करते होंगे लोग? कोई राजा होगा, कोई शासन करता होगा। भाई जब कोई शासन करेगा तो सिंपल सी बात है, वो मोहर तो बनवाएगा ना, ये सर नो। और मोहर पे छाप लगवाएगा। जैसे आज आप 5 सिक्के देखो तो उसमें आपको क्या मिलता है? अशोक स्तंभ से लिए गए शेर मिलते हैं ना, ये सर नो। करेक्ट। अब उस टाइम पे देखो बेटा, करेंसी तो डेवलप तो थी नहीं, तो उस टाइम पे मिट्टी को पकाकर वो लोग उन पे क्या करते थे? ठप्पा मारते थे। जैसे ये देखो, इस पे एक सिंह का जानवर है और ऊपर कुछ लिखा गया है। क्या पता शायद ये किसी राजा का नाम हो। ठीक है। और ये जो एनिमल, ये इंडिकेट करता हो कि भाई उस टाइम पे ये एनिमल काफी ज्यादा पाया जाता हो। ठीक है बेटा। और सिंपल सी बात है, अगर आज मुझे कोई चीज बेचनी है या आप कुछ खरीदोगे, तो आप मान लो कि आपको कोई सामान मंगाया, अगर उसका पैकेज खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है? किसी ने छेड़छाड़ करी है। करेक्ट। अगर उसकी पैकेजिंग खुली हुई नहीं है, इसका मतलब कि उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी है। तो बस मोहरों का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता था कि अगर बाइक कोई सामान हम खरीद रहे हैं समुद्र के मार्ग से या जमीन के रास्ते से, अगर उस पे उसकी मोहर लगी हुई है और खुला हुआ माल नहीं है, इसका मतलब है कि माल सही सलामत था। अगर मोहर टूटी या माल खुला हुआ, इसका मतलब कि किसी ने छेड़छाड़ करी है। अब इतिहासकार क्या बोलते हैं? एक रहस्यमय लिपि। अब देखो बेटा, ये तो हकीकत है कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और इसकी लिपि, इसकी भाषा को हम आज तक समझ नहीं पाए। ठीक है बेटा, कसम से जिस दिन हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को डिकोड कर दिया, पढ़ लिया, पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो क्या बोला गया है, ये हमें यहाँ से प्रत्येक चिन्ह मिले हैं और हर चिन्ह का अपना एक स्वर है और व्यंजन दर्शाता है। तो लगभग 375 से 400 बीच, कितनी संख्या है? 375 से 400 के बीच। ठीक है। और ये जो लिखने का तरीका था वो कैसा था? दाई से बाई की ओर। कैसा? दाई से बाई की ओर, यानी सीधे से जाएंगे उल्टे हाथ की ओर, ऐसे लिखते थे। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब देखो क्या बोला गया है। हमें जो अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं मिली है उन पर लिखावट मिली है। और लिखावट तो किस पर? मोहरे, तांबों के औजार, मर्दवान के अवंठ, तांबे, मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़ें। ठीक है, यहाँ तक कि प्राचीन सूचना पट, इन सब चीजों पे हमें क्या मिली? एक लिखावट मिली। क्या मिली हमें? लिखावट मिली है। अब आ जाओ बेटा बाट के ऊपर। किसके ऊपर? बाट के ऊपर। देखो आज आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो बाट होता है ना, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 5 किलो का, ऐसा बाट होता है। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, वो भी बाट का इस्तेमाल करते थे। अब क्वेश्चन जहाँ से फंसे वो ये है कि वो जो बाट बनते थे किससे बनते थे? वो बाट आपके चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। किससे बनते थे? चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। ठीक है। और जो उनका मानदंड कैसा है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 160, 200, 320 और 640। और इसके अलावा मानदंड जो था वो दशम मतलब प्रणाली के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। छोटे बाटों का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? आभूषण और मनकों को तोलने के लिए करते होंगे। और हमारे पास धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले। आप देखो आज भी हमारे गली गली में आते हैं ना कबाड़ी वाले, तो वो लोग चलते हैं अपने साथ क्या लेके? तराजू। आप उसमें देखना, तराजू वो किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। वो दो होता है ना, प्लेट सी गोल गोल सी, और बीच में ऊपर लोहे का मतलब डंडा होता है पकड़ने का, इसी तरह। ठीक है। ये देखो बेटा, हमें ये एक मूर्ति मिली है। ठीक है। ये इन भाई साहब की देखिए दाढ़ी बनी हुई है अच्छे से, अच्छे से केस कटे हुए हैं और इन्होंने की शॉल ओढ़ी हुई है। ठीक है। जिसपे अच्छा, काफी अच्छा डिजाइन किया गया है। तो देखो बेटा, कोई भी सभ्यता है तो कोई ना कोई तो सरदार रहा होगा, कोई ना कोई तो राजा रहा होगा। यार सोचो खुद तुम इस बात को कि
सभ्यता में इतने बेहतरीन तरीके से नगरों को बसाया गया है, ठीक है, पानी निकालने की व्यवस्था कर रखी है, तो यानी फैसला लेने वाला तो कोई होगा व्यक्ति, ठीक है। तो इतिहासकार ने फिलहाल इसको ही क्या बोल दिया है कि ये शायद किसी राजा की मूर्ति है, ठीक है, ये क्या है, किसी राजा की मूर्ति है। ओके, आप चलते बेटा आगे। प्रसाद तथा शासक, तो केवल इस पत्थर की मूर्ति को हमने क्या बोला, पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी। इसका नाम आज भी प्रचलित है, मेसोपोटामिया के इतिहास। अब ऐसा क्यों है देखो, मेसोपोटामिया के इतिहास में ना जो पुरोहित थे उनको ही राजा मानते थे वो लोग, तो उन्होंने इतिहासकारों ने मेसोपोटामिया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा कुछ समानताएं मिल जाए, उन्हें कुछ समानताएं मिली भी, उसी समानता के बेस पे उन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो है ये क्या रहे होंगे, ये राजा रहे होंगे, कन्फर्म अभी भी नहीं है, ठीक है बेटा। और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सबके अपने अलग अलग राजा होते थे। अब समझो इस बात को क्यों ऐसा, जैसे आज भारत है हमारा, कितना बड़ा है, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, क्या कोई एक अकेला बंदा पूरे भारत रूल कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं, तो डिवाइड किया 28 स्टेट्स में, और हर स्टेट पे क्या है, सीएम है, फिर सीएम के नीचे कौन होता है आपको पता ही है, डीएम वगैरह होते हैं, फिर डीएम के नीचे बीडीओ वगैरह होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह तो सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो शासक थे उन्होंने क्या किया, नगरों में विभाजन, और फिर नगरों के ऊपर अपने क्या कर दिए, अपने प्रशासन अधिकारियों को खड़ा कर दिया, किस लिए, शासन करने के लिए, ठीक है बेटा। तो अब जो जितनी बस्तियां बसाई गई बेटा उस टाइम पे, किसमें, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ईंटों का आकार निश्चित था, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर पहले ही, उनका अनुपात अच्छा था, ठीक है। अब जहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बता चुका हूँ, अब जहाँ स्टोरी है सुनाने वाली सुनाते चल दूंगा। अब देखो सभ्यता का अंत, तो ऐसा मानते हैं कि इस सभ्यता का अंत लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था, और इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आबादी बढ़ेगी तो हमें क्या चाहिए, रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए स्थल हैं जिनमें बदलाव आया, बाटो मुहर विशिष्ट मनकों का इस्तेमाल होना खत्म हो चुका था, लंबे दूर पे जाके व्यापार करना खत्म हो चुका था हम लोगों का, ठीक है। आवास निर्माण बनना भी खत्म हो चुका था उस टाइम पे, और नगर से फिर लोग किस में आ गए थे, ग्रामीण की जीवन शैली में लोग आ चुके थे। और इसी उत्तर हड़प्पा को हमने क्या बोला आगे चल के, अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ कि भाई सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो रहा है। इतिहासकार मानते जलवायु जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ज्यादा कटाई कर दी वनों की। वनों की कटाई कब होगी, जब हमें फूड ज्यादा चाहिए। फूड ज्यादा चाहिए अगर हमें, तो हमें जमीन चाहिए ना भाई, खेती करने के लिए। अब पता है कि जंगल है तो जंगल काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या पता अब भैया जब ये लोग रह रहे हैं नदी के किनारे, तो क्या पता बाढ़ आ गई हो, ठीक है, क्या पता नदियाँ सूख गई हो, या फिर किसी ने अपना मार्ग बदल लिया हो, ज़्यादा भूमि का उपयोग कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। बहुत सारे कारण मानते हैं इतिहास को, कोई एक कारण नहीं है इसको समाप्त होने में, ठीक है बेटा। तो ये था आज आपका चैप्टर। अब चलते हैं आगे, डिटेल तभी है बहुत कुछ पढ़ने को। अब ये जो है ये व्यू पॉइंट है, ये इसमें जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ समझना है और जानना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी चक्षु खोल देगा, समझ रहे हो। तो एक आक्रमण के साक्ष्य हमें क्या मिलता है, प्रूफ मिलता है, एविडेंस, कि भाई क्या, कि किसी आक्रांता ने आक्रमण किया होगा, तभी सभ्यता क्या हुई, खत्म हुई। अब इसको इतिहासकार कैसे देखते हैं कि भैया इतिहासकार जब खुदाई कर रहे थे, जब सर्चिंग कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे, तो डेडमैन लेन है, एक संकरी गली मतलब छोटी सी गली है, जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट होगी, और उस गली में जब पश्चिम की ओर मुड़ते हैं तो उन्हें 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी मिलती है, जिसकी एक छाती और हाथ, ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी, और ये बहुत ही भुरभुरी अवस्था में था, धड़ पीठ के बल, गली में आड़ा पड़ा हुआ था, ठीक है। और पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी टुकड़े थे, और इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित था, डेडमैन लेन, इसी गली का नाम दिया, ठीक है। जॉन मार्शल वे, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, 1931, ये किताब का नाम है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। राइटर कौन है, जॉन मार्शल, पब्लिश कभी 1931। ये जो ऊपर ये जो आपने लाइन पढ़ी है ये इस किताब से ली गई है, और इससे पहले एक किताब का नाम मैं और ले चुका हूँ, मुझे बताना कमेंट में पिन करके उस किताब का नाम क्या था, ठीक है। तो क्या बोला कि 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के हमें क्या मिले, अस्थि पंजर, कंकाल वगैरह मिले, आभूषण के सहित, ठीक है, कि भाई मृत्यु के समय उन लोगों ने आभूषण वगैरह पहने हुए होंगे। और 1947 में REM व्हीलर ने
जो कि आगे चल के क्या बने, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक हवाला दिया, तर्क दिया, किसका, ऋग्वेद का। ऋग्वेद जो है बेटा भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, जिसको 3500 BCE मतलब 5,500 साल पहले लगभग लिखा गया था। उन्होंने बोला कि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है, और पुर शब्द का मतलब होता है प्राचीन, किला या गढ़। और आर्यों के युद्ध के देवता कौन है, इंद्र। इंद्र को हम क्या बोलते हैं, पुरंदर भी बोलते हैं, और गढ़ विध्वंसक भी कहा गया उनको। तो ये दुर्ग कहाँ है या थे, पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल ही में जब खुदाई हुई तो पूरा सीन इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इन्होंने पूरा चीज चेंज कर दिया। ठीक है, REM व्हीलर की किताब है। ठीक है, क्या है किताब, एशिया एशियंट इंडिया, क्या है, एशियंट इंडिया जनरल से उठाया है। तो अब देखो 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक एक इतिहासकार हुए, पुरातत्वविद हुए, खोजकर्ता, जिन्होंने क्या बोला कि मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर क्या उठाए, सवाल उठाए, क्या उठाए हैं, सवाल उठाए हैं। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि अगर हमला हुआ होता तो हथियार तो मिलते हमें, कवच तो मिलते, ये सब तो था ही नहीं। आप किस बेस पे कह सकते हो कि मतलब वहाँ हमला हुआ था। तो एक इतिहासकार कह रहा है कि हमला हुआ था, दूसरा कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं हुआ था। अगर होता तो कवच मिलते, हमें हथियार मिलते सैनिकों के आसपास। और ठीक है, तो तब देखो क्या बोला गया, JF डेल्स, इनकी किताब है द मिथिकल मैस्कर एट मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये जो लाइन ली गई वहां से, इस किताब से ली गई है। और ये आप देख रहे हो, ये हमें हड़प्पा के अंदर राखी गढ़ी है, वहां से मिला है कंकाल के अवशेष। और हमने इन हड्डियों से जो DNA निकाला है, पता क्या है, और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी हड़प्पा सभ्यता के DNA वाले लोग जिंदा है। ठीक है, दक्षिण एशिया में वो लोग रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, दक्षिण एशिया में वो लोग रह रहे हैं आज भी। सुन लो गौर से, ध्यान से इस बात को, क्या हड़प्पा वासियों के जीन वाले, DNA वाले बंदे आज भी जिंदा हैं, और वो रह रहे हैं कहाँ, दक्षिण एशिया में रह रहे हैं। ठीक है बेटा, ये खोपड़ियों के आकार है उनके। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज, कि भैया हमने इतना कुछ पढ़ लिया, आप जरा तो देखो क्या क्या होता है कहानी में। तो यहाँ देखो सबसे पहले जो ब्लैक, ये जो ब्लू पॉइंट है, आर्कियो जेनेटिक्स, इसका काम क्या होता है, प्राचीन जनसंख्या के DNA का अध्ययन करना, कि जो डेड बॉडीज होती है ना, उनके अंदर DNA कौन सा था, उनको अध्ययन करना। ये काम किसका है, आर्किय जेनोटिक्स का, किसका, आर्किय जेनोटिक्स का। ठीक है बेटा, तो कनिंघम का भ्रम, किसका भ्रम, कनिंघम का भ्रम। तो भैया कनिंघम तुम्हें बताता हूँ कौन था पहले। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सबसे पहले क्या थे, आपके डायरेक्टर जनरल थे, कौन, कनिंघम। ठीक है, और इन्होंने ही 19वीं शताब्दी में क्या किया था बेटा, खुदाई करना आरंभ किया था। ठीक है, और ये जो खुदाई करते हैं, इनको लिख इनके जो लिखित स्रोत हैं, साहित्य अभिलेख, इनको काफी अधिक पसंद थे। और देखो ये मोहर है, कनिंघम को सबसे पहले हड़प्पा से मोहर मिली थी, ये उस मोहर की छवि है। ठीक है, और आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने क्या किया, 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। तो जो कनिंघम थे आपके, जो चीनी यात्री आए थे भारत घूमने के लिए, कुछ पुस्तकें लिखी गई थी उनके द्वारा, उनसे वो जानकारी जुटाती हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ खास था नहीं उधर, कि लिखा गया है कि हड़प्पा जैसा प्रस्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर भी नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता। ठीक है, तो खाली उनका भ्रम ही था ये। अब एक अंग्रेज ने क्या किया, कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। अब चलते हैं बेटा हम नीचे, देखो पुरास्थल टीले या स्तर। ठीक है बेटा, तो क्या बोला, पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। तो किसी वस्तु को किसी संरचना के निर्माण को प्रयोग करके आप त्याग देते हो तो क्या बन जाता है आपका, पुरास्थल। जब किसी एक ही स्थान पर जब लोग लगातार रह रहे होते हैं, तो भूमि खंड क्या होता है, लगातार उपयोग हो रहा होता है। और पुनः जैसे आपकी गली है, समय के साथ तो उठती जाती है, तो उसकी लेयर बन रही है ना। तो इसी तरह किसी एक स्थान पर जब लोग रहते थे, ठीक है, और भूमिखंड का उपयोग करते थे, तो मलबे का निर्माण होता है, और उसी मलबे के निर्माण को हम क्या बोलते थे, टीला, क्या कहते थे हम, टीला। ठीक है बेटा, और इन टीलों से हमें क्या मिला, इस तरह से प्राचीन वस्तुओं के आवास का चलता पता, और ये इस तरह एक दूसरे रंग प्रकृति में बहुत ही अलग थे। और इन्हें हमने क्या बोला है, बंजर स्तर, क्या बोला है हमने इन्हें,
बंजर स्तर। अब आ जाओ इधर, क्या बोला, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, क्या बोला, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो जो नाम मैं बता चुका था आपको पहले कि भाई 20वीं शताब्दी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, करेक्ट, यस और नो। तो ये जो हड़प्पा सभ्य स्थल है, इसका श्रेय जाता है किसको, आप लोग बताओ मुझे। दयाराम साहनी को। और जो मोहनजोदड़ो है, इसका खोज किसको जाता है आपको, राखलदास बनर्जी को। तो राखलदास बनर्जी खोजते हैं 1922 में, और दयाराम साहनी जी खोजते हैं इसको 1921 में। ओके बेटा। और इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में चल के किसकी स्थापना होती है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। और जो इसके डायरेक्टर थे वो कौन थे, जनरल जॉन मार्शल। कौन थे, जनरल जॉन मार्शल। और जनरल जॉन मार्शल पूरी दुनिया के सामने सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा करते हैं, जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को चलता है पता, क्या, कि भारतीय उपमहाद्वीप में सरस्वती सिंधु घाटी नाम की एक सभ्यता ने कभी जन्म लिया था। और तब से लेके आज तक इस पर क्या चल रहा है, रिसर्च जारी है आज तक, ठीक है बेटा। और जो आपके जॉन मार्शल थे, इन्होंने ये सब अकेले नहीं किया, इन्होंने भारत में आपकी दयाराम साहनी हो गई, रखलदास बनर्जी हो गई, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो गई, उनकी हेल्प से इस पर रिसर्च किया। और इन्होंने अपनी रिसर्च केवल इंडिया तक सीमित नहीं रखी, यूनान, क्रीट में भी इन्होंने अपने कार्य का अनुभव लेकर आए, ठीक है बेटा। और जैसे कनिंघम को थी क्या, दिलचस्प था चीज़ों को खोजने में, इनको भी था। तो ये है नई तकनीकें अथवा प्रश्न। तो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। और व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीलों के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता को भी समावेश किया। प्रमुख ज्ञात पुरास्थल कहाँ है बेटा, आज पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। भारतीय पुरातत्ववेदों ने भारत में जो पुरास्थल को चिन्हित करने का प्रयास किया, क्योंकि मेनली जो साइट्स है ना, वो कहाँ पहुंच गई है हमारी, पहुंच गई है पाकिस्तान में बंटवारे के बाद। तो भारत के जो थे इतिहासकार और खोजकर्ता, उन्होंने क्या बोला कि चलो जो पाकिस्तान में पहुंच गया, अब हम ढूंढते अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में क्या है, हमारे पास स्थल है। और 2000 से ज्यादा हमें क्या स्थल खोज निकाले हैं, ठीक है बेटा। कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, गनेरीवाल, ये सब हमारे हिंदुस्तान के हैं, ठीक है। और 1980 का दशक आते आते बेटा, हड़प्पा इस पुरातत्व में इंटरनेशनल लेवल पर रुचि लगातार बढ़ने लगी। और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, शोधकर्ता सब यहाँ आने लगे और रिसर्च वगैरह करने लगे, ठीक है। तो क्या बोला, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि हड़प्पा जो लिपि है, जो लिखाई है, आज तक सच में हम उसको नहीं समझ पाए। कोई इतिहासकार नहीं समझ पाया, कोई शोधकर्ता नहीं समझ पाया उसको आज तक, क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, हमें नहीं पता। बस हमें जो अवशेष मिले, हमने उसके बेस पे एक स्टोरी बनाई है, ठीक है। कल को जब हम डिकोड कर लेंगे लैंग्वेज को, क्या पता हमारी बनाई हुई स्टोरी सही भी हो सकती है, थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो हमें जो मिले आपको पता ही है, मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन, औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं, घरेलू सामान, कमड़ा, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, ये सब हमें मिले हैं, जैविक पदार्थ वगैरह, ठीक है बेटा। और अगला क्या है, खोजों का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा, और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता आधार पर होता है। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज आपको मिलेगी तो आप किस दो टाइप से सोचोगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सब ना, ठीक है। मन के मिले, चक्कियाँ मिली, ये सब तो हम पढ़ लिए। अब आगे जो मेन फैक्ट्स है वो आगे है। तो ये देखो, ये मूर्ति मिली हमें, ये मूर्ति लेडीज की, और पिक्चर में आप देख सकते हो कि इन्होंने ये सजे गहने के सारे पहन रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वो मातृ शक्ति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, मातृ शक्ति की पूजा करते थे, ठीक है बेटा। और वो स्त्रियों को देवी मानते थे। और आज देखो, आज तो पता नहीं कौन ही देवी मानता है, जहाँ देखो आए दिन कोई ना कोई केस आ जाता है, ठीक है बेटा। पुरुष की मूर्तियां बहुत दुर्लभ है, हमको ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली, लेडीजों की मिली हैं। एक मूर्ति मिली थी, वो जिनको हमने राजा माना था अपना, जिनकी दाढ़ी बनी हुई थी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि मोहरों पर पेड़ों की, पौधों की, जानवरों की भी क्या है, चित्र है। तो ऐसा मानते हैं कि वो लोग पशुपति शिव जी की पूजा करते थे। हमें एक लिंग मिला है, ठीक है। हमें स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं,
और एक चिन्ह तो ऐसा मिला जिसपे एक पशु के ऊपर एक व्यक्ति बैठे जिनकी 3 चेहरे हैं और नीचे पशु है, हाथी, गेंडा, भैंस, बैल वगैरह भी है। ठीक है बेटा? तो जो मेन था वो हमने अब कर लिया। अब आपका ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है, थोड़ा-सा और पेशेंस रखिए। ठीक है? हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका ध्यान रखना बेटा आपको, ये समन वे महिला और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। जो लोग करते हैं ना ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, जादू टोना वगैरह करते हैं, कोई चढ़ाता है, कोई उतारता है, वही सब। ठीक है? अब इस चैप्टर में है आपका नीचे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, निम्न प्रापाषाण 20 लाख वर्ष, मध्य पाषाण 80,000, उच्च प्रापाषाण 35,000, मध्य पाषाण 12,000, नव पाषाण 10,000। ये डेट है टाइम पीरियड का। ठीक है? यहाँ से कम। अब इस स्लाइड से ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। स्टार मान लो, जितना स्टार मानना चाहो इस पे। तो भाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में खुदाई का आरंभ किया गया। 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम स्टार्ट हुआ। 1946 में आर.ई.एम. व्हीलर द्वारा हड़प्पा में खुदाई की गई। फिर 1955 में आर.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई की गई। 1960 में बी.बी. लाल, बी.के. थापर के द्वारा खुदाई की गई। 1974 में एम.आर. मुगल द्वारा भवालपुर में खोदी। ठीक है? अन्वेषणों का आह्वान हुआ। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ हुआ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया गया। 1990 में आर.एस. बिष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खनन का आरंभ किया गया। 1997 में अमरिंदर नाथ ने राखी गढ़ी में खुदाई शुरू की और 2013 में वसंत सिंधे ने राखी गढ़ी में पुरातत्व आनुवंशिक अनुसंधान शुरू किया। और इस तरह आपका ये चैप्टर आज खत्म होता है। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस बना के रखने के लिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दें, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है? और चिंता मत करो, जब ये एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और मैप भी लेके आऊँगा, ताकि आप लोग एसएसटी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। तो थैंक यू सो मच आप सभी को मेरा, इतना कि आप सभी ने मुझे इतने प्यार से सुना और ध्यान से सुना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।